हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परिछाया अकेडमी। हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख रहे हैं। हमारा 9 जो था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आज हमारा 10वां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रीवियस क्वेश्चन जो उसका एनालिसिस है। तो हमारा आज का कौन सा है? 10वां है मैथ्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सिराज अपनी रसोई में, सिराज है एक, वो अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेब, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े सेब और तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेब रखे हैं। तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब है ये बताना है। पहली पंक्ति में कितने रखे हैं? 11 जोड़े, मतलब कि 11 गुणे 2, एक जोड़े में कितने होंगे? 2, 11 दूनी 22। दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े, तो 22 गुणे 2 ये हो जाएगा 44। तीसरी पंक्ति में 33, 33 गुणे 2, 33 दूना हो जाएगा 66। सबको जोड़ देंगे, मालूम हो जाएगा। 6 4 10 और 2 12, 6 4 10 और 2 12 और 1 13, कितने हो जाएंगे? 132। तो कुल कितने सेब रखे हैं? 132। हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं। एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो दोस्तों इसमें कूट दिया हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे। पहले देख लेते हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है? नहीं, क्योंकि 2 जो है एकमात्र विषम संख्या है। 2 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो ये गलत हो जाएगा। एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्या है। देखिए कौन कौन संख्या है? 2 3 5 और 7। टोटल कितनी हो रही? 4 ही तो हो रही हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है। हाँ दोस्तों, जो क्या है? अपरिमित रूप अभाज्य संख्या क्या है? अनेक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। इसकी परिभाषा भी है, ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड होंगे अभाज्य संख्या कहलाएंगे। तो ये भी क्या होगा? सही हो जाएगा। पहला दूसरा गलत हो जाएगा। सी और डी सही है। देखते हैं किस ऑप्शन में तीसरा चौथा सही है। तो हमारा ऑप्शन जो सी है इसमें तीसरा और चौथा सही है, तो हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्कूल की एनएसएस इकाई ने प्रत्येक जरूरतमंद बच्चों को 3/2 किलोग्राम चीनी देने का फैसला किया। एक प्रायोजक ने उन्हें इस काम के लिए 28 सही 1/2 किलोग्राम चीनी मिली। ठीक है, कितने बच्चों को यह चीनी बांटी जा सकती? मतलब जो ये चीनी है और एक लोग को इतनी दी जा रही है, तो कितनी बांटी जाएगी? इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये हमारा मिश्र बीन है, इसको चेंज कर लेंगे। 28 सही 1/2 को 2 हो जाए, 2 8 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 28 दूना 54, 28 दूनी 56, 57/2 हो जाएगा ये। अब इसका भाग देना है किसमें? 3/4 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4। इसको जो अगर हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 57/2 गुणे 4/3। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 9 27। तो 19 दूना 19 गुणे 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 19 दूना 38। इसका मतलब 38 बच्चों को क्या किया सकता है? वितरित किया सकता है। तो 38 हमारा जो ऑप्शन ए है वही क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण घन है? पूर्ण घन पूछा हुआ है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, पूर्ण घन है। ए हमारा क्या कह रहा है? 25। ये क्या है? सिर्फ 5 का स्क्वायर है। ये क्या है? 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। घन पूछा है, लेकिन ये क्या है? देखिए ये 8 का तो स्क्वायर है, लेकिन 4 का क्या है? घन भी है। 4 चौक 16 चौक 64, 4 का क्या है? घन भी है। ये सिर्फ क्या है? 8 9 का स्क्वायर है। अब क्या पूछा है? घन पूछा है, तो हमारा ऑप्शन जो सी है वही क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। रिंकी के पास जलेबी की 3 थाली है, थाली ए बी और सी। थाली ए में केवल 1 जलेबी, थाली बी में 5 जलेबी और थाली सी में 3 जलेबी हैं। थाली 1 में 1 जलेबी है, थाली बी में 5 और थाली सी में 3 जलेबी है। वह 3 थालियों में बराबर जलेबियां रखना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहले देख लेते हैं कि थाली ए है, थाली बी है और थाली सी है।
पहले में 1 है, इसमें 5 है और इसमें 3 है। बराबर करना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 और 1 6 3 9, इसका मतलब 3 3 सब में होना चाहिए। अगर इसमें से 2 जो है इसमें दे दिया जाए तो ये पूरी हो जाएगी टोटल 3, और ये 2 माइनस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3 और ये भी हो जाएगा 3, 3 3 हो जाएगा बराबर। अब देखते हैं ऑप्शन से, थाली बी में से 2 जलेबी उठाकर थाली ए में रखना, ये रख रहे हैं तो सही हो जाएगा। चलिए तो हमारा ऑप्शन जो ए है वही सही हो जाएगा। लेकिन देख लेते हैं आगे आओ क्या कह रहा है, थाली बी और थाली सी में से एक एक जलेबी उठाकर थाली ए में रखना, तब नहीं होगा, तो घट जाएगा ना, बराबर नहीं होगा। तीनों थालियों में बराबर जलेबी नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वहां बराबर तो हो गया है। थाली ए में से एक जलेबी उठाकर थाली सी में रखना ताकि थाली बी और सी में बराबर जलेबी हो जाए, ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन जो ए है, थाली बी में से 2 जलेबी उठाकर थाली ए में रख देंगे तो यहाँ पे 5 था, 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3 और इसमें 1 था, 2 हो जाएगा 3, तो 3 3 3 तीनों में बराबर हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए है वही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यदि 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्त एक्स वाई के लघुत्तम समापवर्त का आधा है और यदि x का मान 12 है तो y का मान ज्ञात करिए। चलिए इसको दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 7 क्या कह रहे हैं, 6 और 7 का जो एलसीएम है वह 1/2 x और y के बराबर है। इसमें x की वैल्यू दी हुई है, कितनी है 12, यहां लिख लेते हैं 6 गुणे 7 बराबर 1/2, x की वैल्यू दी है 12, y की ज्ञात करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर ये भी हो जाएगा x इंटू वाई, ये भी तो y ही होगा, x और y। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 इसको कर लेंगे 6 7 42, 42 गुना हो जाएगा 84, 84 बराबर 12y, तो y बराबर हो जाएगा 84/12, तो 12 सत्ते 84, 7 बार में जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा 7, y का मान कितना हो जाएगा 7, तो हमारा 7 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, तो यही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से 2.9 और 7.9 गुणे 7.9 भागे 11.5 का सबसे अच्छा सन्निकटन कौन सा है। मतलब कि क्या है, जो हमारा अप्रॉक्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कौन सा निकट होगा। कल हम लोग दोस्तों इसका एक क्वेश्चन देखा गया था, सेम वैसे ही ये भी आया हुआ है। अब जैसे कि 2.9 ये किसके ज्यादा निकट हो जाएगा, 2.9 ये 2 के निकट होगा या फिर 3 के। अब देखिए किसके निकट ज्यादा होगा, तो ये 3 का हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा 3 गुणे 7.9, तो ये अगला नंबर क्या होगा 8 के। 11.51 है, तो 11.51 अगला नंबर किसका हो जाएगा 12 का, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 गुणे 8/12, तो हमारा आंसर जो डी है वो क्या होगा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जया पहली कक्षा में पढ़ रही है, शिक्षिका ने उसे कुछ चित्र काट दिए, घड़ी की एक बैटरी, संतरा, आइसक्रीम कोन, मोमबत्ती, किताब और एक स्टील का गिलास। शिक्षिका ने जया को एक जैसी आकृति वाली वस्तुएं उठाने को कहा, उसने उठाया घड़ी की बैटरी, उसने क्या क्या उठाया, घड़ी की बैटरी, मोमबत्ती और स्टील का गिलास। ये जो आकृति उसने उसको उठाया, उसने उन सभी वस्तुओं को समान विशेषता के आधार पर अलग कर लिया है। क्या है, जो क्या है, मतलब जो उसने क्या क्या वस्तु उठाई है, घड़ी की बैटरी, मोमबत्ती और स्टील का गिलास। इसका आकार क्या है हमारा सेम है, और ये किस आकार का है, बेलनाकार का है, ठीक है। जैसे क्या कहें सिलेंडर शेप का है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वस्तुओं की ऊंचाई के आधार पर किया, या फिर बेलनाकार वस्तुओं के आधार पर, या वस्तुओं के भार के आधार पर, या फिर गोलाकार वस्तुएं। अब देखिए घड़ी की बैटरी क्या है, बेलनाकार है, मोमबत्ती बेलनाकार है, स्टील का गिलास भी क्या है, बेलनाकार। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वही क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी का घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूम जाएगी। मतलब कि ये 6 से 3 बज रहे हैं, तो ये जो कोण है यही बताना है। दोस्तों इसके पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, तब भी सॉल्व किया, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं। टोटल एक ये वृत्त शेप में है, तो वृत्त का टोटल कितना मान होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसको 360 में, और एक घड़ी में कितने घंटे होते हैं, तो 12 घंटे होते हैं, 12 से भाग दे देंगे तो 12 तिहाई 36,
12 0 0, तो 1 घंटे में कितना बनेगा 30 डिग्री। अब टोटल कितना घंटा हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हो जाएगा 9, 9 गुणे 9 घंटा है, 1 घंटे में 30 डिग्री बनना है, तो 9 3 27 270 डिग्री। हमारा ऑप्शन जो सी है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। या तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ये पूरा कितना है 180 डिग्री, ये इसका और जोड़ लेंगे 90 डिग्री, हो जाएगा 270 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्राकृतिक संख्याओं में है का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप नहीं हो सकता। एक आयत है, उसका क्षेत्रफल ये दिया हुआ है 24, लेकिन लंबाई और चौड़ाई नहीं दी है, और इसका परिमाप नहीं हो सकता। ये ऑप्शन जो दिया है कौन सा परिमाप नहीं हो सकता। अब ये 24 दिया हुआ, देखिए आयत का क्षेत्रफल जो होता है L इंटू बी होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसका मान कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, और परिमाप बराबर होता है 2L प्लस बी। ये आयत का परिमाप है 2L प्लस बी। ये 24 दे दिया है। अब इसका हम लोग कर लेते हैं परिमाप कौन सा नहीं हो सकता, इसका पहले गुणनखंड कर लेंगे। पहले करते हैं 8 गुणे 3, 8 3 24 हो जाएगा। अब 8 3 24 हो जाएगा, या फिर हो जाएगा 12 3 12 दूनी 24 और 6 चौक 24। इसके अलावा और कुछ हो नहीं रहा है जो 12 24 का गुणनखंड हो, क्योंकि इसमें ये हो जाएगा हमारा L का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा B का मान। अब इसमें वैल्यू को पुट करके चेक करते हैं, ये हो जाएगा 8 3 11, 8 3 11 दूनी 22, 22 हो जाएगा परिमाप, तो ये तो हो जाएगा। और देते हैं 12 2 14, 14 दूनी 28, 28 वाला भी हो जाएगा। 6 4 10, 10 दूनी 20, 20 भी हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। अब बचेगा क्या, हमारा बच रहा है 25, 25 जो नहीं होगा, तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वही ये होगा। ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी 400 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर दो नगर 3400 किलोमीटर मतलब 3400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो मानचित्र पर उनकी दूरी होगी 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर और 9.5 सेंटीमीटर। इसमें दिया हुआ 1 सेंटीमीटर बराबर का किसके है 400 किलोमीटर के बराबर निरूपित किया गया है। 3400 का पूछा हुआ है, तो 3400 भागे 400 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 8 32, 4 8 32, 2 बचेगा दशमलव लगा करके, 4 5 20, तो कितना हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन जो सी है वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, 800 मीटर की एक दौड़ में अनूप को पहले 100 मीटर पूरे करने में 14 सेकंड लगते हैं। अगले 100 मीटर करने में पिछले 2 सेकंड से ज्यादा, मतलब पहले क्या था 14, 2 सेकंड ज्यादा, इसका मतलब 16 लगते हैं। और उसके आगे 100 मीटर पूरे करने में पिछले वाले से फिर 2 सेकंड, मतलब कि 14 के बाद फिर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यह प्रक्रिया समाप्त होने तक चलती रहती है। अनूप की दौड़ को पूरा करने में कितना समय लगेगा। पहले था 14, फिर हुआ 16, फिर हो जाएगा 18, फिर 20, 22, 24, 26 और 28। ये हो जाएगा पहले के लिए 100 किलोमीटर, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और 800 किलोमीटर, ठीक, सॉरी 800 मीटर तक है ना, 100 मीटर, 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 800 मीटर तक हो जाएगा। इसको प्लस कर लेते हैं, 4 6 10 8 18 2 20 4 24 36 8 38 के 8, 3 1 4 1 5 1 6 2 8 2 10 2 12 14 2 16, 16 3 19, नहीं 16 हो जाएगा ना, 3 जोड़ चुके हैं, 16 168। कितना आया जोड़ने पर 168 सेकेंड, 168 सेकेंड आया है। इसको हमने पहले चेंज करेंगे मिनट में, तो इसको 168 भागे 60 कर देंगे, तो हो जाएगा 6 दूनी 12 120, 2 मिनट, बाकी जो बचेगा वो हो जाएगा सेकेंड, 48 सेकेंड।
2 मिनट 48 सेकेंड। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो हमारा ऑप्शन जो ए बी जो है 2 मिनट 48 सेकेंड, यही क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक संख्या के अंकों को पहचान कर अगली संख्या बताएं। ये संख्या है, इसकी अगली संख्या बताएं। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। 910, 821, 732, 613, इसके बाद का जो नंबर होगा वही बताना है। पहले देख लो दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है। तो अंतर आ रहा है 10 में से 1 जाएगा, बचेगा 9। ये हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा, बचेगा 8। ये दोनों के बीच में अंतर कितने का है। 11 में से 2 जाएगा, बचेगा 9। ये हो जाएगा 11। 11 में से 3 जाएगा, बचेगा 8। मतलब इसका मतलब समझ में आ रहा है। 89 का जो है सबके बीच में अंतर है। अब इसमें अगर 89 माइनस कर देंगे अगर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। 89 को माइनस करते हैं। 13 में से 9 जाएगा, बचेगा 4। ये हो जाएगा 13 में से 8 जाएगा, बचेगा 5। ये हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, 554। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 554। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है। एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य, मतलब समांतर माध्य कितना है, 74 है। उसने 3 विषयों में 70, 75 तथा 80 अंक प्राप्त किए। उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य, मतलब कि ये पूरे का दिया हुआ है 5 विषय का, 3 का नंबर दिया हुआ है, 2 का क्या किया है, माध्य पूछा हुआ है। चलिए हम निकाल लेते हैं। तो 5 विषय का योग बराबर हो जाएगा 74 गुणे 5। समांतर माध्य का योग है ये, समांतर माध्य का योग 74 गुणे 5, 5 चौक 20, 5 सते 35 और 2 37, ये हो जाएगा 370। अब ये कितने कितने नंबर पाए हुए हैं 3 विषय में, 70, 75 और 80, इसको जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 5, 7, 7, 8, 7, 15 और 7, 22। 222 नंबर उनका 3 विषय में है। ये 5 विषय का हो गया, ये 3 विषय का हो गया। इसमें तो 3 विषय वाला माइनस कर लेते हैं। 5, 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4। ये हो जाएगा 1, 145। अब देखिए कितने विषय का है, 2 विषय का है। अब इसका इसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य, मतलब कितने अंक पाए गए हैं, 145। माध्य कितने निकालना, 2 विषय का, 2 से भाग दे देंगे। ये हो जाएगा 2 सते 14, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 72.5 जो होगा वो इसका हो जाएगा माध्य। हमारा ऑप्शन जो बी है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हर्षित, अमीना और जोसेफ द्वारा एक दिन का पैदल चलने का विवरण नीचे दिया गया है। ये नाम दिया हुआ है शुरू करने के समय और खत्म करने के समय। उसके बाद जो क्वेश्चन है, पहले हम इसको निकाल लेते हैं वो कितने समय में खत्म किए हैं। इसमें से इसको घटा देंगे, मालूम हो जाएगा कितने घंटे चले हैं। 9 में से 2 जाएगा, बचेगा 7। 4 में से 3 गया 1 और 6 में से 1 गया, 1 घंटा 17 मिनट। इनका हो जाएगा 7 में 7 गया 0, 3 में से 1 गया 2 गया 1 और 6 में से 1 5 जाएगा, बचेगा 1। ये हो गया अमीना का। जोसेफ का निकालते हैं। 11 में से 6 जाएगा, बचेगा 5। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या, ऑप्शन जो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हर्षित और अमीना समान समय विधि के लिए चले, मतलब हर्षित और अमीना एक समान चले हैं। हर्षित चले 1 घंटा 17 मिनट में और अमीना की समय कितने कर रहे हैं, 1 घंटा 10 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा, गलत, समान कहा है। जोसेफ अमीना से 8 मिनट ज्यादा चला। अब देखिए जोसेफ जो है अमीना से 8 मिनट नहीं 15 मिनट ज्यादा चले, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। जोसेफ हर्षित से 15 मिनट ज्यादा चला। जोसेफ जो है हर्षित से 15 मिनट नहीं 8 ही मिनट चले हैं, ये भी क्या होगा, गलत। अमीना सबसे कम समय चली। हाँ, सबसे कम समय देखिए अमीना ही चली है, 1 घंटा 17 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 25। तो अमीना जो सबसे कम चली, यही क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। वैन हीले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण पर है। पहला है अभिग्रहित स्तर, विश्लेषण स्तर, निगमन स्तर और दृश्यीकरण स्तर। तो दोस्तों
एक जो छात्र है वो क्या कर रहा, अंतर नहीं कर पा रहा, किस पर, वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है। तो वैन हीले का जो हम लोगों ने ज्यामितीय तर्क पढ़ा था, उनका जो चरण पढ़ा हुआ था 5 चरण, तो वो किस चरण पर आधारित है, तो वो दोस्तों सबसे पहला चरण जो उनका चरण जीरो जो था उनका दृश्यीकरण स्तर, तो वही क्या है, इसका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन जो डी है दृश्यीकरण स्तर, इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा क्रम प्राकृत संख्याओं की योग सिखाने की शुरुआत के लिए उपयुक्त होगा। प्रासंगिक स्थिति के द्वारा एक अनुभव प्रदान करना, इसको अरेंज करना है, स्थितियों को चिन्हों से प्रदर्शित करना, स्थिति को मौखिक रूप से समझाना, चित्रों के माध्यम से स्थितियों को निरूपण करना। तो देखिए पहले क्या है, प्रासंगिक स्थिति के द्वारा एक अनुभव प्रदान करना, यह होगा हमारा पहला। उसके बाद है स्थिति को मौखिक रूप से समझाना, ये हो जाएगा दूसरा। उसके बाद है चित्रों के माध्यम से स्थितियों को निरूपण करना, ये हो जाएगा निरूपित करना। उसके बाद है चिन्हों द्वारा उसको क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो इस आधार पर हमारा देखिए कौन सा आंसर होगा, ए सी डी बी, ए सी डी बी। तो हमारा देखिए ए सी डी बी, ऑप्शन जो बी है ए सी डी बी, वही क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। उच्च गुणवत्तापूर्ण गणितीय शिक्षा वह है जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण ना हो। नहीं, गणित की शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न कैरियर के विकल्प मुहैया करवाए। नहीं, सभी विद्यार्थी गणित सीख सकें और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की जरूरत है। हाँ दोस्तों ये सही है। ओलंपियाड और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा का सूचक है। देखिए दोस्तों ये क्या कर रहे हैं, अवसर प्रदान कर रहे हैं। हमारा जो ऑप्शन सी है वो सबसे बेस्ट इसलिए है, सभी विद्यार्थी गणित सीख सके। वो क्या कर रहे हैं, एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। जो हमारी एनसीएफ की जो क्या नाम उद्देश्य था उसके अंतर्गत ये था कि अवसर प्रदान करना। इस आधार पर सबसे बेस्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को गणित की पत्रिका जनरल बनाने के लिए कहा और उसमें उन्हें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने के लिए कहा। इसका उद्देश्य है आने वाले निरीक्षण के लिए कक्षा को तैयार करना, परिकलनी कौशल को बेहतर बनाने में छात्रों की सहायता करना। छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा के गणित को बाहरी दुनिया से प्रयुक्त होने वाले गणित से संबंध स्थापित कर सके। छात्रों की अपनी दैनिक जीवन की समझ को जांचना। दोस्तों क्या कहा, दैनिक जीवन की प्रयुक्त समझ दैनिक जीवन से जोड़ने के लिए कहा गया है। ठीक है, उस आधार पर, इसके आधार पर जो हमारा ऑप्शन जो है, छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा के गणित को बाहरी दुनिया से प्रयुक्त होने वाले गणित से संबंध स्थापित कर सके। तो जो गणित है उसको कैसे सीखना है, बाहरी दुनिया से जोड़ करके। अगर वो उसे कोरिलेट करके सीखेंगे तो चीजें क्या हो जाएगी, जल्दी सीखेंगे और वो क्या हो जाएगा, काफी समय तक अस्थायी रहेगा। तो हमारा ऑप्शन जो सी होगा वो क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, गणित केवल अंकगणित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में सबसे उपयुक्त है। प्राथमिक स्तर पर केवल ज्यामितीय आकृतियों के पैटर्न को पढ़ाया जाना चाहिए। देखिए सब निगेटिव पॉइंट है, केवल भी यूज हो गया है। बीजगणित में अंकगणित अंतर्निहित नहीं है, उसमें अंतर्निहित होती है। गणित की पाठ्य पुस्तक में ज्यामिति को एक अलग खंड के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या में गणित के क्षेत्र जैसे आकार, दिक् स्थान संबंधी समझ, मापन, आंकड़ों का प्रबंधन को आवश्यक रूप से स्थान दिया जाए। तो हमारा ऑप्शन जो डी होगा वो क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, निम्नलिखित में से डीन्स ब्लॉक का प्रयोग करके किन अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता। नहीं कहा है दोस्तों, उसे हाईलाइट जरूर करिएगा। पहला है संख्याएं और स्थानीय मान पढ़ाया जा सकता है। प्रायिकता, योग कराया जाएगा, घटाओ वो भी कराया जाएगा। तो हमारा प्रायिकता जो होगा वो नहीं कराया जाता है इसके डीन्स ब्लॉक के द्वारा। डीन्स ब्लॉक से क्या क्या होता है, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, जोड़ घटाना और ये सब क्या हो जाता है, डीन्स ब्लॉक के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा, प्रायिकता जो होगी वो नहीं किया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो बी होगा वही क्या होगा, सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 22 है, एक छात्र को 6065 को संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया तो उसने इसको 665 लिखा। इस प्रकार की त्रुटि है। त्रुटि हुई क्योंकि छात्र को संख्याओं की समझ नहीं है, छात्र को गणन सूचन और क्रम सूचन का बोध नहीं है। एक संक्रियात्मक त्रुटि, छात्र ने स्थानीय मान की अवधारणा को सही से नहीं समझा है, मतलब ये कहता है अवधारणा को नहीं समझा है। तो हमारा ऑप्शन जो है ये किसकी गलती है? स्थानीय मान की। बच्चों को क्या है, स्थानीय मान की सही तरीके से समझ नहीं है। 1, 10, 100,000 की इस आधार पर वो क्या किया, वो गलत कर दिया है। अगर उसे सही तरीके से स्थानीय मान की समझ होती तो वो आंसर सही कर लेता। अगर ये समस्या का समाधान कर दे तो बच्चा जो गलती कर रहा है वो गलती नहीं करे। तो हमारा ऑप्शन जो डी होगा वो क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, योग की एक समस्या 234 + 42 को हल करते एक विद्यार्थी ने जोर से कहा यदि वह 40 होता तो उत्तर 244, 254, 265, 274 होगा, परंतु यह 42 है, इसलिए यह 274 + 2 बराबर कितना हो जाता, 276 होगा। इसलिए 234 42 हो जाएगा 276। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त युक्ति के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है। गणित की कक्षा में मौखिक परिकलनी युक्तियों को हतोत्साहित, दोस्तों देखिए हतोत्साहित दिया है, सीधे क्या करेंगे, गलत हो जाएगा। इस तरह की प्रणालियों द्वारा हल की गई समस्याओं को ठीक करते समय शिक्षक कार्य बढ़ जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी गलत होगा। इस तरह की कलन विधि विद्यार्थियों के अवधारणात्मक ज्ञान की सूचक नहीं है, ये भी गलत। गणित में अनौपचारिक रणनीतियों का उपयोग एक शिक्षक को बच्चे की अवधारणात्मक समझ की प्रक्रिया को जानने में सहायता करता है। हाँ दोस्तों, अनौपचारिक रणनीति क्या कर रहा है, वो एक तरह से कह रहा है बाहरी जीवन से जोड़ते हुए जो अनौपचारिक रूप से बता रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, बच्चे क्या कर लेंगे, जल्द से जल्द सीख लेंगे। तो हमारा ऑप्शन जो डी है वो क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कुछ छात्रों में भागफल और शेषफल शब्दों के साथ उलझन है, मतलब भ्रांति है। छात्रों में इस प्रकार उलझन को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी नीति उपयुक्त है? श्याम पट पर शिक्षक द्वारा अनेक विभाजन समस्याओं को निरूपित करना, छात्रों को कार्य पत्रिका दी जाए और उन्हें उसका अभ्यास करने के लिए कहा जाए, मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि वे इनसे भिन्न प्रकार का समूह बनाएं और समूहों की संख्या और समूहों की बाहर की वस्तुओं का निरीक्षण करें। भागफल और शेषफल की परिभाषा, देखिए परिभाषा आगे कट हो जाएगा सीधा दोस्तों। अब देखिए हमारा आंसर जो है ऑप्शन सी वो सही होगा। मूर्त पदार्थों को का प्रयोग किया, जो मूर्त पदार्थ वे होते जो हमें दिखाई देते हैं उसका प्रयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि इनसे भिन्न प्रकार के समूह बनाएं। उसी से जो सामान दिखा रहे हैं, जो पदार्थ दिख रहे हैं, उनसे ही क्या करें, समूह बनाएं। समूह बना करके उसको क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, छात्रों में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनके अंदर क्या हो जाएगा, भागफल और शेषफल की जो भ्रांति है वो दूर हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से क्या योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? यह सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा है, हाँ ये होती है। इसका उपयोग श्रेणीकरण, कक्षोन्नति और स्थापन में होता है। यह छात्रों के सामर्थ्य कमजोरियों का निदान करने पर केंद्रित है। यह उत्पादन अनुकूल है, ना कि प्रक्रिया अनुकूल। तो ये भी देखिए नहीं होगा हमारा। देखिए ये तो होगा लेकिन नहीं पूछा है। यह छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरी को निदान करने पर केंद्रित, लेकिन निदान से संबंधित हो गया ये, तो ये क्या हो जाएगा, इसका योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो सी होगा वो क्या होगा, सही होगा। बाकी जो पार्ट है वो योगात्मक मूल्यांकन का विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण है? सर्वाधिक पूछा है। कक्षा में कलन विधि को प्रदर्शित करें और छात्रों को इसे स्मरण के लिए निर्देश, स्मरण दिया है, सीधे कट हो जाएगा। अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और उनको छात्रों के सामने रखना। टी को निर्देश दे कि वे प्रश्न का हल पाठ्य पुस्तक में हल किए गए प्रतिमान प्रश्न जैसे करें। ये देखिए दोहराना है, ये भी नहीं होगा। छात्रों से कहे कि वे प्रश्न को श्यामपट पर हल करें, ये भी देखिए इससे भी क्या होगा, बहुत बेटर नहीं होगा। अब सर्वाधिक वांछनीय गुण पूछा हुआ, बचेगा ऑप्शन हमारा बी, अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना। मतलब क्या कर रहे हैं, करके सीखने पर बल कर दे रहे हैं और उनको छात्रों के सामने रखना। तो हमारा ऑप्शन जो बी होगा वो क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है,
निम्न में से कौन सा शुद्ध मिलान सेट को प्रदर्शित करता है? ये दिया हुआ है, इसका मिलान सेट बताना है। भ्रांति, प्रदर्शन, अनुमान और तुलना। अब देखिए भ्रांति यहां पर हो जाएगा 3/2 ये बटे में, ठीक है। ये 3/2 ये हमारी नंबर लाइन है, इसको क्या करना है? मैच करना है। अब देखिए भ्रांति क्या है हमारी, प्लस माइनस ये तीसरा। प्रदर्शन, प्रदर्शन क्या किया जा रहा है? ये हमारा प्रदर्शन होगा। अनुमान, अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा अनुमान। और उसके बाद तुलना, दो चीजों की क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। तो 4 × 5 ये क्या, 4 और 4 इज लेस देन 5, ये क्या किया जा रहा है? तुलना किया जा रहा है। इस आधार पर हमारा आंसर जो होगा 3 1 4 2। तो हमारा देखिए ऑप्शन जो है 3 1 4 2, ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा, 3 1 4 2। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए सुश्री नीतू कक्षा 2 की अध्यापिका ने शाब्दिक समस्या से प्रारंभ किया। जैसा कि एक परिवार के 4 सदस्य हैं और यदि प्रत्येक सदस्य को दोपहर के खाने में 3 रोटी की आवश्यकता है तो कुल कितनी रोटियों की आवश्यकता होगी? अवधारणा के परिचय के लिए इस प्रकार की शाब्दिक समस्याओं का क्या उद्देश्य है? बच्चों के संचरण कौशल में वृद्धि करना, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से संयोजन करने के सामर्थ्य को विकसित करना, गणित और भाषा की कक्षाओं का समाकलन करना, छात्रों में केवल गणितीय भाषा को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना। दोस्तों देखिए केवल आया है तो ये सीधे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए ये क्या है? वास्तविक जीवन। हमारा ऑप्शन जो बी है, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से संयोजन करने में के सामर्थ्य को विकसित करना। वो क्या कर? वास्तविक जीवन से जोड़ रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन जो ये क्या कर? व्यवहारिक रूप से क्या कर रहे हैं? वास्तविक जीवन से जोड़ करके उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन जो बी होगा वही क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्न में से कौन सा गणित की प्रकृति के अनुसार सही है? दोस्तों हम लोगों ने थ्योरी जो पढ़ा हुआ था पेडागोजी की, उसमें गणित की प्रकृति पूरी कंप्लीट बताया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखिएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। गणित की अपनी भाषा है। हाँ, गणित की अपनी भाषा है। किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल होता है? नहीं, अप्रॉक्स में भी जाता है, कुछ एक से अधिक भी होता है। गणितीय अवधारणा अमूर्त होती है। गणितीय जो अवधारणा होती है वो क्या होती है? अमूर्त होती है। भी सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा ए और सी सही है, वो हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। ए और सी सही। क्वेश्चन नंबर 30 अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। दृश्यीकरण और प्रदर्शन प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि उच्च शिक्षण में बीजगणित और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए ये निहितार्थ हैं। हाँ, प्राथमिक स्तर पर केवल यही कौशल सिखाए जाने चाहिए। सिर्फ यही सिखाएंगे तो बस, इसके आगे बच्चे बढ़ेंगे कैसे? गणित में अधिगम के मूल्यांकन का यही एकमात्र तरीका नहीं, इसके अलावा और भी तरीके हैं, तो ये भी गलत होगा। ये शिक्षक के काम को आसान बनाते हैं। आसान ऑप्शन देखिए नहीं होगा दोस्तों। हमारा ऑप्शन कौन सा बच रहा है? ऑप्शन ए, उच्च गणितीय में बीजगणित और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए ये निहितार्थ है। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए और हमारा साथ देते रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।